स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone and a very happy independence to all of you। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ भारत के इकोनॉमिक इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलने जा रहा हूँ। आज हम ये देखेंगे कि कैसे आज़ादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया गया, और वो भारत जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो भारत जो वर्ल्ड की 25% ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करता था, वो आज़ादी होते होते यानी 1947 तक आते आते दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक हो गया था। और उसके बाद कैसे हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और अपनी ग्रोथ के सपनों की उड़ान की, आज ये कहानी उसी के ऊपर। सो वेलकम एवरीवन, ऑल ऑफ यू। थोड़ा देर बैठिए और आपको इस भारत के इकोनॉमिक इतिहास में ज़रूर मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कहाँ थे हम जब आज़ाद हुए थे। देखिए आप कि जब कॉलोनियल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसका एक सही वर्ड होगा एक्सप्लॉयटेशन, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे रीजनल इकोनॉमिक सेंटर्स को बर्बाद किया। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हटा के कमर्शियल एग्रीकल्चर और इंपोर्टेड मशीन मेड गुड्स से बदला, और कैसे रेलवे जैसे सिस्टम्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ब्रिटिश कंपनीज की पूरी सप्लाई चेन में भारत के किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा सके। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वही देखते हैं हम कि पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो ट्रेडिशनल थी, रीजन बेस्ड थी, मतलब जिस रीजन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वैसे किसान काम करता था, ठीक। और क्योंकि एक रीजनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स, छोटे मोटे धंधे सबके पास थे, तो सबका पूरी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंस था, और इसीलिए सबकी दुकानें बेहतर तरीके से चल रही होती थी, सबका इनकम आय ठीक ठाक रहती थी। बट ब्रिटिश पीरियड आने के बाद हम इकोनॉमी में एक डुअलिज्म देखते हैं। डुअलिज्म इसलिए देखते हैं कि जहां जहां ब्रिटिशर्स ने पैसे लगाए उन जगहों का विकास तो हुआ, बट उन जगहों का विकास भी इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भूख भरनी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे जैसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, वो पूरी तरह से बर्बाद हुए। तो हमें हमारा गोल क्या है, हमें ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और क्यों हुआ। और हम शुरू करेंगे इसको एग्रीकल्चर से। यानी जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कैसे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ब्रिटिशर्स का कमर्शलाइजेशन करना एग्रीकल्चर को भारत के किसानों के लिए एक दोहरी कूटनीति, एक दोहरा एक्सप्लॉयटेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ब्रिटिशर्स ने तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लाए थे, आपको मालूम है, परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी एंड महलवारी। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था तो वो था परमानेंट सेटलमेंट। आज भी परमानेंट सेटलमेंट के जो रीजन्स हैं वहां पे लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं हैं, या तो उनकी ज़मीनें छोटी हैं। आज भी इन्हीं रीजन्स में आप सबसे ज़्यादा गरीबी देखेंगे। बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जगह आप यही देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे के पूरे गांव को एक जमींदार को सौंप दिया, और जमींदारों को बनाया गया परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड, और उनको जिम्मेदारी दी गई रेवेन्यू उठाने की, टैक्स कलेक्ट करने की। और उसका मैक्सिमम हिस्सा जाता था ब्रिटिशर्स के पास, बट कुछ हिस्सा बचता था जमींदारों के पास। और क्योंकि जमींदारों को काम नहीं करना होता था तो वो अपना पैसा कमाते थे और अपने खेत खलिहान को छोड़ के शहर में निकल जाते थे, जिससे वहां पे काम करने वालों की कोई सुनने वाला भी नहीं था। इसको बोलते हैं हम एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। इसके बाद एक है रियोतवारी सिस्टम, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ज्यादा था। यहाँ पे कल्टीवेटर्स यानी रियोट्स को बनाया गया ओनर्स ऑफ द लैंड। सोचा गया कि हो सकता है कि क्योंकि अब ओनर्स ऑफ द लैंड खुद हो गए हैं तो बेहतर होगा किसानों का विकास, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था ऐसी की ही नहीं गई थी कि किसानी को और किसानों को और एफिशिएंट बनाया जाए। तो इससे क्या होता था कि किसान लगातार 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 कर्जे में डूबता जाता था। जब भी कोई
एडवर्स मॉनसून आता था और वो कर्जे में डूबने की वजह से अपनी ज़मीनें शहर के मनी लेंडर्स को बेचता रहता था, यानी वो गरीब और गरीब होता जाता था और फिर से कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में जाने लगा जिनके पास पैसे होते थे वो ज़मीन खरीदने के लिए। और एक है महलवारी सिस्टम, जहाँ पे एक विलेज एज अ ग्रुप को ओनर बनाया गया लैंड का, जिसको महल बोला गया विलेज कम्युनिटी को, और एक आदमी को दिया गया टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मेदारी। उसको सैलरी भी मिलती थी ऑब्वियसली, बट क्योंकि एफिशिएंसी थी नहीं इंडिया के एग्रीकल्चर में और ब्रिटिशर्स ने ऐसा कभी कुछ चाहा भी नहीं कि भारत के किसानी और किसानों का उत्थान किया जाए, तो यहाँ पर भी किसानों को धोखा ही मिला। क्योंकि जो बीच मिडिल मैन था बाय द ब्रिटिश, उसने ही धीरे 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 कर्जे में डूबते किसानों की जमीनें खरीद खरीद के एक नया कैपिटलिस्ट क्लास बना लिया जो कि कंट्रोल करता था गांवों को। तो घूम फिर के ये समझ में आता है कि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था खासकर फार्मर्स के लिए एडवर्स था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि पहले तो हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे थे, हमारे किसान, कि अपने खाने भर का कमाया बनाया और कुछ जो अपने रीजन में बेच सकते हैं आसपास के गांवों में, आसपास के शहरों में, उतना उगा रहे हैं। बट कमर्शियलाइजेशन का मतलब फूड ग्रेन से ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप्स की तरफ मूव शुरू किया। किसका? किसानों का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज को जरूरत थी इन कैश क्रॉप्स की, जैसे कॉटन, जैसे जूट, जैसे इंडिगो। आपने सुना ही होगा इंडिगो रेवोल्यूशन, इंडिगो रिवॉल्ट एंड देन चंपारण सत्याग्रह। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि सब कुछ कमर्शियलाइज किया जा रहा था जिसकी भारत में कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे भारत में फूड इनसिक्योरिटी भी आई और बहुत सालों तक रही। 1969 में जाके जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब हम कुछ सुधार ले आ पाए। अब आप सोच के देखिए, लगातार ब्रिटिश राज में आपको दिखाई देगा कि सूखा पड़ता है, ठीक है, कभी बाढ़ आ जाती है। उसके पहले आपको ये नहीं दिखाई देगा कि सूखे और बाढ़ की वजह से भूखमरी भी आती है। सूखा और बाढ़ तो पहले भी आ रहा था, बट भूखमरी नहीं आ रही थी। बट ये फेमीन या भूखमरी वाली जो सिचुएशन है वो ब्रिटिश राज में आपको प्रोमिनेंस में दिखाई देगी। और इसके साथ साथ क्या हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम को कमर्शियलाइज करने लगे और मशीन मेड गुड्स आने लगे भारत में, तो भारत का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हो गया धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। और कोई सपोर्ट नहीं मिलता था भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को, एक्सपोर्ट करने ही नहीं दिया जाता था। और जनता इतनी गरीब थी भारत की कि वो हैंडीक्राफ्ट अफोर्ड कर नहीं सकती थी। तो वो वो आर्टिजान्स, वो लोग भी सब कुछ छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ ही चले गए। और यहाँ पे एक नया क्लास बनता है एग्रीकल्चर में, वो है टेनेंट क्लास, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। वो ज़मींदारों की ज़मीन पे जाके रेंट पे लेके किसानी कर रहे हैं और उनको कभी भी वहाँ से निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं कि कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है भारत का, क्योंकि भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह खत्म किया जाता है, स्पेशली टेक्सटाइल्स को, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स को। क्योंकि जो भी कुछ ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था वो जीरो टैक्स पे होता था, और जो कुछ भी भारत से एक्सपोर्ट होता था उसमें कम से कम 30 to 35% टैक्स लगता ही था। यानी भारत के गुड्स दुनिया भर में और महंगे होते जा रहे थे, और मशीन मेड गुड्स के आने की वजह से भारत के गुड्स का डिमांड कम हुआ, जिससे भारत का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की अगर बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया उसका फल भारत को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडर्न करने के बारे में कभी नहीं सोचा। वो तो शुक्र है कि भारत के ट्रेडर वर्ग जो थे, खासकर हमारा पारसी वर्ग, जो मुंबई या फिर कोलकाता कोलकाता में एज अ ट्रेडर्स ऑपरेट करते थे, जब उनके पास धीरे धीरे पैसे आना शुरू हुए तो उन्होंने मॉडर्न फैक्ट्रीज लगाना शुरू की, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, मोस्टली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री, वो भी सूरत या मुंबई के आसपास। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कॉटन का कल्टीवेशन वहीं के ब्लैक सॉइल में होता था। लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल हमेशा ब्रिटेन जाता था, और जो कुछ भी बचा खुचा रह जाता था वो ही इंडिया के फैक्ट्रीज को मिलता था। तो देखिए कितने बुरे हालातों में भी इंडिया में एक प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहा था और धीरे 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 अपनी साख बढ़ा रहा था। क्योंकि इंडियन प्राइवेट सेक्टर बाहर भेज नहीं सकता था, मतलब ब्रिटेन वेस्टर्न कंट्रीज को बेच नहीं सकता था, और क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स दैट दे वर मेकिंग वाज टू पुअर। तो हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते थे ईस्टर्न नेबर्स को, यानी ईस्ट ऑफ एशिया को, जैसे कोरिया,
जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोर्स क्लोथ हम लोग यहाँ पे ही एक्सपोर्ट कर पाते थे, क्योंकि कुछ भी हो जाए भारत में गरीबी इतनी थी कि भारत में लोग ज़्यादा होने के बाद भी वो कंजम्पशन मार्केट नहीं था कभी भी। एक्सटर्नल ट्रेड और इकोनॉमिक ड्रेन की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी का नाम आपको सबसे पहले समझ में आएगा, जिन्होंने दी थी इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी और पहली बार भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉलोनियल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को बेनिफिट करने के लिए बनाया गया था, एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। तो दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि कैसे ब्रिटेन के सारे ऑफिशियल्स को भारत में ही सैलरी दी जाती थी, भारत के ही रेवेन्यू से, और कोई भी एक्सपेंस जो ब्रिटेन को यहां भारत में करना होता था फॉर देयर ओन गुडविल, वो भी भारत के रेवेन्यू से होता था। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, भारत में रेलवे की आवश्यकता उतनी थी नहीं जितनी ब्रिटिशर्स ने उसमें इन्वेस्ट करके उसको प्रेजेंट किया, और रेलवे बनाए भी उस जगह जाते थे कि पोर्ट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय तो वैसे भी रेलवे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जो पैसा भारत के लोगों के शिक्षा में, ठीक है, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने में दिया जाना चाहिए था, वो कैपिटल डेवलपमेंट में जाने लगा। इसके अलावा भारत में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश लोगों से भी काफी उधार लिया था, जिस उधार को इंटरेस्ट सहित लगभग 5% के इंटरेस्ट सहित चुकाने में भारत के लोगों का रेवेन्यू, भारत के किसानों का टैक्स लगता था। यानी भारत के खर्चे पे ब्रिटेन का विकास हो रहा था, जिसको हम होम चार्जेस बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी एंड फेमिन लगातार आप देखेंगे कि ब्रिटिश राज में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से हम फूड ग्रेन हमारी सोसाइटी में लगातार कम हो जाता है। और अब हम धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं तो हमारे पास क्या था? हमारे पास पर कैपिटा इनकम थी मात्र 240 रुपए, 240। ये भी सरकारी आंकड़ा नहीं है, बट रिसर्चर्स हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि 240 रुपए थी, और ये आंकड़ा मोस्टली अर्बन मेट्रोपॉलिटन रीजन्स का है। यहीं पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी लगभग 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लिटरेसी रेट 18% से भी कम। इंडस्ट्रियल बेस सिर्फ और सिर्फ उन सिटीज में जहां अंग्रेजों को जरूरत थी, ब्रिटिशर्स को जरूरत थी, जैसे कोलकाता, ठीक, जैसे आपका मुंबई, सूरत, लाइक दैट। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, यानी एक्सेप्ट सम मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उसके अलावा भारत के किसी भी छोटे शहर, छोटे गांवों में विकास कभी पहुंचा ही नहीं था। और क्योंकि लो इनकम कंट्री थे हम लोग, और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा मीन एज ऑफ लिविंग 33 ईयर्स था। 30 से 35 साल के आसपास लोग जी पा रहे थे इस देश में। आज जो 70 ईयर्स तक पहुंच गया है, इट वॉज ओनली 33 ईयर्स। तो आप यहां से भी सोच सकते हैं कि 250 रुपए से शुरू किए थे, आज 2.5 लाख रुपए की पर कैपिटा है, ठीक। और कहाँ हम 17% लिटरेसी रेट पे थे, आज हम 84% के आसपास है। और कहाँ हम, अगर हम देखते हैं कि 33 ईयर्स हमारी मीन एज ऑफ लिविंग थी, जो आज बढ़ के लगभग 70 ईयर्स हो चुकी है। सो वी हैव डन अ लॉट, बट हम अभी देखते हैं धीरे धीरे हम आगे तक पहुंचेंगे। तो सरकार ने सोचा कि भाई देश में पैसा तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारा तो लूट के ले गए। तो देश में जब पैसा नहीं है तो करे क्या? तो दो मॉडल चल रहे थे दुनिया में उस समय, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक। कैपिटलिज्म की मार हम लोग खाए हुए थे। 200 साल तक एक प्राइवेट कंपनी की वजह से भारत गुलाम रहा था। दैट वाज कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म तक की तरफ जाना एक बड़ा ही मुश्किल चॉइस होता। तो इंडिया चोज अ स्पेशल टाइप ऑफ सोशलिज्म वेयर मिक्स्ड इकोनॉमी वाज देयर, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मौजूद रहे। याद हो कि 1947 में जब आजाद हुए थे तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बेस्ड था। बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 90% प्राइवेट सेक्टर का ही इन्वेस्टमेंट था। बट क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैश फ्लो ज्यादा नहीं है, मार्केट्स नहीं है,
और रिसोर्सेज की कमी है, तो सरकार ने कहा कि हम लोग अब डेवलपमेंट शुरू करेंगे बाय टेकिंग पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट्स, सिमिलर टू व्हाट सोवियट्स वर डूइंग। दे वर ऑल्सो डूइंग गुड। कोल्ड वॉर का टाइम था, दो मॉडल था, हमने एक मॉडल चूज कर लिया, बट पूरी तरह से चूज नहीं किया, क्योंकि सोवियत रीजन्स में प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंडिया में ऐसा था। सो इंडिया वॉज ऑलवेज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो हमने बनाया प्लानिंग कमीशन 1950 में, और 1951 से शुरू होता है हमारा 5 ईयर प्लान्स। टोटल हमारे देश में 12 5 ईयर प्लान्स और 3 प्लान हॉलीडेज थे। ठीक, तो जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स थे, उनमें हम देखते हैं टारगेट सेट करते थे। और क्योंकि 1990s के पहले सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में था, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी था, तो गवर्नमेंट ना सिर्फ टारगेट बताती थी, बल्कि उस टारगेट को अचीव कैसे करें, कितना प्रोड्यूस करें, किससे खरीदे, किसको बेचे, सब बताती थी। सो इट वॉज क्वाइट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन फिर भी 1947 से 1990 के बीच में हमने अपनी जीडीपी को लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा किया था, $30 बिलियन से बढ़ा के $300 बिलियन तक। बिग बिग नंबर फॉर अ कंट्री एज पुअर एज इंडिया। आगे बढ़ा जाए अगर, तो हमने कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए ताकि हम पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ ले आ सके, पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट्स। सबसे पहले आया हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज को, लगभग 17 इंडस्ट्रीज को फुल्ली मोनोपोलाइज किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसमें आयरन एंड स्टील है, रेलवे है, एक्सेट्रा। ठीक, शेड्यूल बी में आई 12 इंडस्ट्रीज जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर सकते थे, बट लाइसेंस वाज कंपलसरी। एंड शेड्यूल सी में आया ऑल दोज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो शेड्यूल ए और बी में नहीं है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर सकता था बिना लाइसेंस के भी, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में। प्लस ऐसा नहीं है कि शेड्यूल सी में पब्लिक सेक्टर नहीं आ सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर को लगता कि आप ब्रेड अच्छे से नहीं बना रहे हैं, तो वो ब्रेड बनाने भी आ जाता। और वाकई में सरकार ने ब्रेड जैम सब कुछ बनाया है अपने समय में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से 66 में, ठीक, तो हम पहले दो 5 ईयर प्लान में तो बहुत अच्छा करते हैं, बट जब थर्ड 5 ईयर प्लान आता है तो हमको ये दिखाई देता है कि 1962 में हो जाती है वॉर, 1963 में पड़ जाता है सूखा, 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, 65 में पाकिस्तान से वॉर होती है, और 65 में हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर की भी डेथ हो जाती है। तो भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है, और साथ ही साथ क्योंकि लगातार हम वॉर्स और ड्रॉट से जूझ रहे होते हैं, तो हमारे जितनी सेविंग्स होती हैं वो खत्म होते जाती है धीरे धीरे, और हम फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। वी वर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका अंडर PL 480 कि हमको कुछ फूड एड मिलेगा तो हमारे देश के लोग खा पाएंगे। तो इसलिए हम डेवलपमेंट में बढ़ते हैं आगे HYV सीड्स की तरफ, जो कि है हमारे हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी सीड, और वही धीरे धीरे यूज करते हुए हम पहुंचते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ 1969। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है 3 एरियाज से, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और एक क्रॉप को चूज किया जाता है, जो क्रॉप है आपका वीट। अब हाई यील्डिंग वैरायटी से हमको ये समझ में आता है कि 1971-72 आते आते वी हैड बिकम फूड सिक्योर, और क्योंकि ये मॉडल चल गया था, तो धीरे धीरे भारत के बाकी रीजन्स में भी ये मॉडल को अडॉप्ट किया जाने लगता है, बाकी सारे क्रॉप्स के लिए भी अडॉप्ट किया जाने लगता है। बाय 1977 ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नाउ डूइंग गुड फॉर राइस, और उसके बाद ऑयल सीड्स, और इसी से मिलता जुलता हमारे यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन भी आता है, जो हमारे यहाँ मिल्क कोऑपरेटिव अमूल को स्टैब्लिश करता है। ठीक, अब हम एक फूड सिक्योर कंट्री हो चुके होते हैं, बट अभी भी लाइसेंस राज से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में यह देखा गया कि बड़े फार्मर्स को काफी फायदा हुआ, 200% तक उनकी आय बढ़ी थी। काफी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट किए गए, बेटर क्वालिटी सीड्स, वाटर कैनल्स बनाया गया, APMC मंडीज बनाई गई, MSP आता है इसी टाइम, और बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं फार्मिंग करने के, सो दैट द इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि ज्यादातर लोग डिपेंडेंट थे फार्मिंग के ऊपर, वो इनकम ऑफ फार्मर्स बढ़ती है, खासकर उन रीजन्स में जहां परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी। आज भी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा समृद्ध किसान आपको इन्हीं रीजन्स में मिलते हैं।
उसके बाद आता है हमारा 1980। 1980 वो समय था जब भारत ने पहली बार लिबरलाइजेशन करने का सोचा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, बट डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन। जो पहले हमारी सरकारी लिमिट्स थी लाइसेंस की कि आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उन लिमिट्स को हटाया गया, उन लिमिट्स को थोड़ा फ्री किया गया ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सके, सप्लाई बढ़ा सके। क्योंकि लगातार, क्योंकि 1969 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और उसके बाद से पब्लिक सेक्टर में बैंकिंग हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जाती हैं। तो लोगों की जेब में पैसा तो होता है पर प्रोडक्ट्स नहीं होते हो कि वो खरीद पाए। 1980 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है तो हम देखते हैं कि सप्लाईज बढ़ना शुरू होती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, जैसे फ्रिज, टीवी एटसेट्रा, स्कूटर्स, कार्स। तो जो लोगों ने पैसे कमाए थे अब वो खर्च करना शुरू करते हैं। तो 1980s में हमारी इकोनॉमी पहला बार शैकल्स ब्रेक करती है और आगे बढ़ने की ओर जाती है। बट 1980 से 1990s के पीरियड में फिर इस देश में दो पॉलिटिकल असैसिनेशन होते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी का 84 में, एंड देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का, अगेन अ पॉलिटिकल वॉइड। ऑल्सो there was a lot of external crisis going on. USSR broke down in 1990। 1990 में यूएसएसआर ब्रेक हो गया रशिया और 14 कंट्रीज में, और गल्फ वॉर क्राइसिस आ गई 1990 में, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिकली भी हमारी सरकारें बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, बीओपी क्राइसिस आ जाता है, हमारे पास इंपोर्ट कवर भी नहीं बचता हमारे पास। वो इंपोर्ट कवर जो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए और हमारा शॉर्ट टर्म लोन कवर हो जाए, इतना पैसा हमारे पास 4 हफ्ते भर का भी नहीं रहता। तो क्या करें हम लोग अब? ठीक है, ये वो टाइम था जब इंडिया हिट करता है अपना रॉक बॉटम। रॉक बॉटम। फॉरेन रिजर्व्स हमारे $1.1 बिलियन ओनली 4 वीक्स। हमें अपने सोने को मॉर्टगेज करना पड़ता है। इंग्लैंड, जो हमने न्यूज़ देखी है कि इंग्लैंड से हम बहुत सारा सोना वापस ले आए हैं, वो मॉर्टगेज करना पड़ता है ग्रांटी नेट्स के लिए। इसके साथ साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ भी स्ट्रगल कर रही होती है और इन्फ्लेशन हमारा डबल डिजिट में होता है, विथ फिजिकल डेफिसिट टचिंग ऑलमोस्ट 10 to 12%। लाइसेंस राज की वजह से इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कभी बढ़ी नहीं, नेशनल चैंपियंस हम बना नहीं पाए, और अब हमारे पास 4 ईस्ट एशियन टाइगर्स और एक चाइना का कंबाइंड थ्रेट है। यानी हम एशिया की भी सबसे मजबूत इकोनॉमी नहीं रहते, क्योंकि वो हो जाती है साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, एंड देन चाइना, विच स्टार्टेड टू डेवलप फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स। तो हम इकोनॉमिक बैंकरप्सी से बहुत ज्यादा दूर थे नहीं। तो फिर आता है एक बोल्ड मूव, 1990s रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस एलपीजी रिफॉर्म्स में लाइसेंस राज को सस्पेंड किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, और गवर्नमेंट मोनोपोली जो 17 लाइसेंस्ड इंडस्ट्री में थी उसको घटा के 8, और आज के समय में मात्र 3 इंडस्ट्री तक ले आया गया है। वो 3 इंडस्ट्री भी रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, एक्सेट्रा है। एक 1990 तक तो आप विश्वास नहीं करेंगे, शुगर वॉज ऑल्सो अ मोनोपोली। इट वॉज अ फुल्ली लाइसेंस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। बिना सरकारी लाइसेंस के आप शुगर नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे, बिकॉज शुगर का जो रॉ मटेरियल है उससे आप अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स वाई। प्राइवेटाइजेशन भी किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब, प्राइवेटाइजेशन अभी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ओनली वन नेशनलाइज्ड कंपनी हैज बीन प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया, एंड दैट इज एयर इंडिया। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सरकार अपने स्टेक्स को कम करे और प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़े। और ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन किया गया ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ लिंक करने के लिए। अब इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुए, कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई भी लाया गया, ताकि जो बाहर कंपनीज यहां से छोड़ के गई थी, जैसे पेप्सी, कोका कोला, आईबीएम, जो पहले एग्जिस्ट करती थी, अब वो वापस आए और फिर से फैक्ट्रीज चालू हों और यहाँ पे इंडिया में भी आके मैन्युफैक्चर कर सके और इंडियन ऑडियंस को केटर भी कर सके। ये वो टाइम भी होता है जब पैकेज फूड कंपनीज जैसे नेस्ले, मैगी एटसेट्रा इंडिया में अपने पैर पसारना शुरू करती हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी किए जाते हैं क्योंकि बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, तो अब नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में। नरसिम्हम कमेटी का आपने नाम सुना होगा। अब प्राइवेट बैंक्स खोलने के लिए दोबारा से रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। इसके अलावा नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट,
म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा को भी, इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी बढ़ावा दिया जाता है। और साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म किए जाते हैं। याद हो कि प्री 1990 में एक समय था जब इनकम टैक्स लगभग 98% इनकम टैक्स देना पड़ता था अपनी कमाई पे, अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो। बहुत सारे टैक्स स्लैब्स थे। कॉर्पोरेट टैक्स 84% था, उसको कम किया जाता है। बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो आज हम अगर देखें आज, तो जीएसटी आने से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हुआ है टैक्सेशन सिस्टम का इंडिया में। हाँ, थोड़ा बॉटलनेक्स है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वो धीरे धीरे दूर किया जाना चाहिए। और इनकम टैक्स में भी देखें तो बहुत ज़्यादा टैक्स स्लैब्स को कम किया गया है और वेबसाइट्स बनाई गई है ई सरल, ताकि इनकम टैक्स फाइल करना आसान हो सके। 12 लाख रुपए तक आपको एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर कॉर्पोरेट टैक्स देखें तो 25% का मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स अब किया गया है, जो कि एक वेलकम मूव है, ताकि कॉर्पोरेट का टैक्स कम किया जा सके, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन बढ़ाया जा सके। और इस रिफॉर्म का सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है उस समय के 2 लीडर्स को, जिसमें से एक है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और इन सब रिफॉर्म्स के बाद जो जीडीपी हम $30 बिलियन से शुरू किए थे, आज हम 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच जाते हैं। अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 125 to 130% जंप, मीन्स परसेंट भी नहीं बोलेंगे, 130 टाइम्स बिगर जीडीपी वी हैव नाउ। आज अगर देखें हम तो $30 बिलियन तब था 1990 में, $300 बिलियन और आज $4.2 ट्रिलियन के साथ हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा एवरेज ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है मेजर इकोनॉमीज में, जो 6 से 7% रहा है पिछले 30 सालों में। हमें डबल डिजिट में ग्रो करना था, बट क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज इस समय चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हम कर नहीं पाए। 2023 में देखें तो हम 8.15% से ग्रो किए, और आज भी 2025 में 6.5% के साथ हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक समय जो 4 हफ्ते के लिए भी नहीं था, बैंकरप्ट होने वाले थे, आज हमारे पास लगभग $650 बिलियन, 60 बिलियन डॉलर का पूरा फॉरेक्स कवर है, जो हमारी 1 साल के इंपोर्ट्स को कवर करता है और 1 साल के शॉर्ट टर्म लोन्स के सारे किश्त भर सकता है। एफडीआई बूम की अगर बात करें तो इंडिया में आज लगभग 82 to 84 बिलियन डॉलर के आसपास एफडीआई आपको दिखाई देगा आता हुआ, जो कि एक समय $97 मिलियन था 1991 में। अ जंप ऑफ मोर देन 800 टाइम्स जंप इन एफडीआई। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट इकोनॉमी है, और दुनिया इसको इस तरह से देखती है कि अगला डेकेड या अगला ग्रोथ डेकेड इंडिया का है। मींस इंडिया हैज दैट पॉजिटिव वाइब इन इट्स इकोनॉमी। रियल इंपैक्ट अगर देखें कि रिफॉर्म्स ना सिर्फ आपको नंबर्स में दिखेंगे, बल्कि लोगों की बदलती जिंदगी में भी दिखेंगे। जैसे आज इंडिया में मिडिल क्लास लगातार बढ़ा है। पॉवर्टी एलिमिनेशन की अगर बात की जाए, जो 36% थी 1993 में, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 2.3% रह गई है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में वर्ल्ड बैंक डेटा को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री अक्रॉस डेकेड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार नए एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, नई ट्रेन्स, नई टेक्नोलॉजी जैसे कवच 4.0 का आना भारत में लोगों को सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था की ओर ले जाता है। यानी ना सिर्फ लोगों के पैसे बढ़े हैं, बल्कि ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। इसके साथ जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, आधार जैसा बायोमेट्रिक सिस्टम, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार मोबाइल के साथ लगभग भारत के सभी लोगों के पास एक बैंक खाता है। और आज भारत का आईटी सेक्टर, जो 1990s के बाद सबसे ज्यादा ग्रो किया था, वो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है। कहाँ हैं हम आज? तो ग्लोबली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, मेक इन इंडिया गेटिंग सक्सेसफुल, अ लॉट ऑफ almost 10 new chip manufacturing companies getting established in India. We are a services powerhouse trying to be manufacturing powerhouse, manufacturing high quality goods. एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है।
और इस डिविडेंड का यूज करके हम अगले आने वाले कुछ दशक में, यानी लगभग जब तक हमारे 100 साल होंगे आज़ादी के, हम डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। डिजिटल लीडरशिप है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल बेस्ड वॉल्यूम ट्रांजैक्शन किया जाता है अगर, तो इंडिया में थ्रू यूपीआई सबसे ज़्यादा फिनटेक कंपनीज इन इंडिया, और इंडिया 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रोथ में। और सिर्फ सर्विसेज को देखें तो 4.4% का शेयर है ग्लोबल ट्रेड में, 5th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेडिंग शेयर इन सर्विसेज ड्यू टू आईटी। तो ये है इंडिया की इकोनॉमिक माइट आज जहां हम खड़े हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है $10 ट्रिलियन बाय 2030, एंड सिर्फ हमें ग्रोथ नहीं करनी, हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। इसीलिए हम अपना 500 गीगावाट यानी अपनी हाफ ऑफ all the power needs is through non renewable sources, 468 गीगावाट तक हम पहुंच भी। तो अगर हमको इतनी ग्रोथ करनी है और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है और टारगेट्स अचीव करते हुए ग्रोथ करनी है, तो हमें यानी हमें और आपको, इस देश के लोगों को भी अब सर झुका के काम करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर फाइटिंग एंड एवरीथिंग एल्स। सो वी विल, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन ने बहुत काम किया है और आज इस देश को यहां लाके खड़ा किया है, आगे ले जाने का काम हमारा। तो वादा करते हैं अब आज से हम लोग एक दूसरे से और इस देश से कि इस देश को वर्ल्ड में एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना के दिखाएंगे, इवन अमंग ऑल द चैलेंजेस। और इसी चैलेंज, जो भी चैलेंजेस है हमारे पास, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को अगर आप और ध्यान से समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो। हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल में 47% ऑफ चल रहा है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे, अगर आप यूज करेंगे कोड HS Live। एंड इफ यू विल गो फॉर प्लैटिनम बैच, तो इसमें आपको NCERTs प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, 47% ऑफ ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। अगर आप एकदम से यूपीएससी में हाईएस्ट स्कोर्स लाना चाहते हैं ऑप्शनल में, इंटरव्यूज में, और रैंक चाहिए आपको अच्छी, तो ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है। जस्ट यूज द कोड HS Live बिकॉज हाई स्कोर्स विद HS Live। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो तुरंत मेरे साथ ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। Go on Telegram or Instagram, search Hipponomics, and I will be there for you. So thank you everyone, wishing you all a very happy Independence Day. I'll be waiting for all of you in my class in Economics Optional. तो अगर आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो do like and share this. We'll meet in the class soon. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।